हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। इसके पहले की क्लास में हमने मुद्रास्फीति पढ़ा है, उसके कारण पढ़े हैं और उसके प्रभाव, साथ ही साथ कारणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ दरों के आधार पर मुद्रास्फीति कितनी प्रकार की होती है उसको हमने देखा। अब साथ ही साथ हम आज देखने का प्रयास करेंगे मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपस्फीति, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है? या एक मुद्रास्फीति के या क्या होता है, विपरीत होता है। अपस्फीति मुद्रास्फीति की क्या होती है? विपरीत होती है। विपरीत कहने का मतलब क्या है? जैसे मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो होता है वहाँ पर क्या होता है, मांग बढ़ता है, जिससे उस वस्तु का जो होता है मूल्य बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिमांड क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो और मूल्यों में क्या हो जाती है, उसके बाद कमी आ जाती है। तो कमी आने का जो कारण है वो क्या है, इसमें समग्र आपूर्ति जो है वह बढ़ जाती है और समग्र मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समग्र मांग कहने का मतलब है कि किसी भी देश में किसी भी वस्तु या सेवाओं का जो डिमांड होता है वह क्या हो जाए, गिर जाए। और गिर जाने का जो कारण होगा अभी आगे हम देखेंगे। तो और आपूर्ति मतलब उसका जो प्रोडक्शन हो वह क्या हो जाए, प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, समग्र मांग जो हो जाएगा या मांग जो डिमांड जो होगा वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होने का जो कारण है वो है, इस कारण है। तो अर्थव्यवस्था में जो होती है, कारण के रूप में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में जो है वह तरलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब तरलता कम कैसे होती है, दो प्रकार से हो सकती है। जैसे देखिए, पहला कारण हो सकता है तरलता कम होने का कि जो आरबीआई है, आरबीआई वो क्या करे, टैक्स नहीं, इंटरेस्ट को क्या करे, बढ़ा दे। तो जिससे क्या करेगा, लोन लेने के जो लोग लोन लेते हैं तो लोन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब लोन कम होगा तो लोगों के पास क्या हो जाएगा, पैसा कम होगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी और बेरोजगारी दर बढ़ जाए। बेरोजगारी दर बढ़ने का कारण मतलब आशय क्या है इसमें, अगर बेरोजगारी दर क्या हो जाती है, बढ़ती है, तो जो फैक्ट्रीज होंगी या जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनियाँ होंगी उसमें क्या होगा, लोगों की जब डिमांड ही नहीं है तो उसमें बेरोजगारी बढ़ी पहले से रहती है। और उसके बाद भी क्या होती है, बेरोजगारी परिणाम में जब आएंगे तो उसमें भी क्या होता है, बेरोजगारी दर बढ़ जाता है। इस कारण जो होता है बेरोजगारी भी बढ़ने के कारण होता है। और अगर तीसरा कारण देखा जाए तो इसमें क्या होती है, वृद्धों की जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाए। अगर किसी भी देश में अगर वृद्धों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो अगर वृद्ध कोई होगा तो उसका डिमांड ही कम होगा, उसकी जो उपभोग की जो वस्तुएं होंगी वह पूरी कर चुका होगा, तो वह उपभोग अब उतना नहीं करना चाहेगा। तो इस कारण भी क्या होता है, डिमांड कम होता है। और डिमांड, इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो जापान इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर इसका परिणाम देखा जाए तो परिणाम जो होता है, अपस्फीति का परिणाम क्या होता है, तो इस परिणाम में होता है जो आर्थिक समृद्धि जो होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है और बेरोजगारी दर अत्यधिक बढ़ जाती है। क्योंकि क्योंकि जब कंपनीज़ में जब डिमांड ही नहीं लोगों में होंगी, तो लोगों में जब डिमांड नहीं होती कंपनी उसका प्रोडक्शन नहीं करेगी। और प्रोडक्शन जब नहीं करेगी तो उसमें कंपनी जो होती है लोगों को काम पे रख कर अपना घाटा नहीं चाहेगी। तो इस कारण क्या होगा, वो लोगों को कंपनी से बाहर करेंगी। तो इस कारण बेरोजगारी क्या हो जाएगी, अत्यधिक बढ़ जाएगी। ठीक है। आर्थिक समृद्धि से क्या तात्पर्य, इसको भी आप लोग जान लीजिए। आर्थिक समृद्धि मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन होता है, जो किसी देश में प्रोडक्शन होता है, अगर उसका लाभ जो होता है, प्रोडक्शन का जो प्रॉफिट होता है या लाभ होता है, अगर वह समाज में सभी के लोगों के पास क्या होता है, निरंतर मिलती रहे, उसका लाभ जो होता है लोगों को मिलता रहे, तो वह क्या होगा, आर्थिक समृद्धि कहलाएगी। ठीक है। अब देखा जाए दूसरी जो अवधारणा है अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, या भी एक क्या होती है, मुद्रास्फीति की दशा होती है। मुद्रास्फीति की दशा कहने से मतलब है कि इसमें भी क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वह बढ़ता रहता है। ठीक है। तो यह भी एक क्या है, मुद्रास्फीति की ही क्या है, एक दशा है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बढ़ोतरी होती है। ठीक है। लेकिन जिस दर से वह मूल्यों में बढ़ोतरी होती है उसमें क्या होती है, कमी आती है। यानी कि जो मूल्य जो होता है किसी वस्तु का, अगर वो जो बढ़ रहा है उसका जो रेट होता है, वो रेट क्या होता है, बढ़ने का जो रेट होता है वह निरंतर कम होता चला जाता है। जैसे माना कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वह 100 रुपये है। ठीक है। और उसमें अगर 10% का जो होता है, मतलब
10% की दर से उसमें इन्फ्लेशन हो जाए, यानी कि इन्फ्लेशन का जो रेट हो 10% हो, तो तत्पश्चात उस वस्तु का जो मूल्य होगा वह 110 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद इन्फ्लेशन बढ़ जाए और उसका जो रेट हो जाएगा, रेट जो है वह अब 5% की दर से बढ़ रहा हो, लेकिन वस्तुओं का जो मूल्य है वह क्या हो रहा है यहाँ पर फिर भी बढ़ रहा है। यहाँ रेट में क्या हुआ है, 5% की कमी आई है, लेकिन फिर भी वस्तुओं का जो मूल्य है वहाँ पर बढ़ रहा है। तो दरों में कमी आती है और मूल्यों में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। तो यह दशा क्या कहलाती है हमारी, डिसइन्फ्लेशन, अविस्फीति, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा, री इन्फ्लेशन या समस्फीति। तो री इन्फ्लेशन में क्या होता है, इसमें जो होता है वस्तुओं और सेवाओं का जो मांग होता है वह क्या हो जाता है, एकदम कम हो जाता है, ठीक है, गिर जाता है। इससे क्या होती है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, प्रभावित होती है। और इसमें मांग को बढ़ाया जाता है, इसमें यानी कि जो वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य इसमें कम हुआ रहता है उस मांग को मतलब बढ़ाने के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है। और बढ़ाने के ही क्रम में जो हमारे हमारे जो गवर्नमेंट और जो आरबीआई होती है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करती है, मांग को बढ़ाने का प्रयत्न करती है, ठीक है। और मांग को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सरकार जो होती है मांग को बढ़ाने के क्रम में क्या करती है, एक तो वो डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देती है, कम कर देती है। साथ ही साथ कल्याणकारी कल्याणकारी योजना चलाती है, जिसके माध्यम से लोगों के पास क्या हो, अधिक से अधिक क्या हो, पैसा जा सके। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वह क्या करती है, ब्याज दरों में क्या करती है, कटौती करती है। अगर ब्याज दरों में कटौती करेगी तो लोग क्या होंगे, लोन लेने के लिए क्या करेंगे, आकर्षित होंगे। तो इस क्रम में क्या होगा, लोगों के पास अधिक पैसा जाएगी, मतलब तरलता क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। अब जब लोगों के पास पैसा आ गया है, यानी कि सरकार ने भी लोगों को पैसा दिया और साथ ही साथ बैंकों ने भी ब्याज दर में कटौती करके लोगों को पास पैसा मतलब पहुंचाने का कार्य किया। तो इस क्रम में क्या होगा अब कि जो अब किसी के पास पैसा आएगा तो वो उसका क्या करना चाहेगा, उपभोग करना चाहेगा। तो इस क्रम में लोगों का क्या होता है, उपभोग बढ़ जाएगा। और उपभोग जैसे ही बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ेगी तो फिर से आर्थिक समृद्धि होना शुरू हो जाएगा। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जैसे इसमें देखा जाए कि धीरे धीरे देखा जाए तो यहाँ पर मांग में जो कमी आ रही है, तो सरकार इसके बाद क्या कर रही है, उसमें मांग को बढ़ाने के लिए एक तो सरकार कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं और दूसरा डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट जो उनके कर होते हैं उसको क्या कर रहे हैं, उसको कम कर रही हैं। और साथ ही आरबीआई जो है वह अपने ब्याज दरों में कटौती करके लोगों के बीच तरलता को बढ़ा रही है। तो इस कारण क्या होता है, एक बार तो इसमें मांग में कमी आएगी, लेकिन दोबारा इसमें क्या होती है, मांग पुनः क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति ही हमारी क्या कहलाती है, री इन्फ्लेशन है। री मतलब पुनः, इन्फ्लेशन मतलब बढ़ाना, यानी कि इन्फ्लेशन को पुनः बढ़ाना, यानी पुनः जब बढ़ाने का मतलब है तो इन्फ्लेशन इसके पहले क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। और इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये क्या है, आर्थिक समृद्धि प्रभावित होना। और आर्थिक समृद्धि अगर प्रभावित होगी तो अर्थव्यवस्था किसी भी देश की प्रभावित हो जाएगी। तो उसको बढ़ाने के लिए री इन्फ्लेशन की जो स्थिति होती है उसको अपनाया जाता है, जिसमें इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमारा आता है चौथा आता है मुद्रास्फीति सर्पिल या मजदूरी मूल्य सर्पिल, यानी कि इन्फ्लेशन स्पाइरल और वेज प्राइस स्पाइरल, ठीक है। या दोनों एक ही होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वेतन और आय में बढ़ोतरी तथा मुद्रास्फीति के बीच क्या किया जाता है, एक चक्रीय संबंध को दर्शाया जाता है। कैसे देखा जाए, देखो, जैसे मान लीजिए इसमें देखिए, जैसे जैसे वेतन क्या होता है बढ़ेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, मांग में क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। और मांग में जैसे ही बढ़ोतरी होगा, जब पैसा लोगों के पास आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जब वेतन उनके पास ज़्यादा आएगा तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना चाहेंगे। तो उपभोग करने की स्थिति में क्या हो जाएगी, मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मांग बढ़ेगी, किसी भी वस्तु का अगर डिमांड बढ़ जाएगा, मान लीजिए कि कोई चीज़ है, वो मतलब एक ही चीज़, मान लीजिए कोई एक चीज़ है, ठीक है, उसका दाम अगर 100 रुपया और 4 लोग उसको खरीदने के लिए आ जाते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में उस वस्तु का जो होता है मूल्य क्या होता है, अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मूल्य बढ़ जाएगा और मूल्य जैसे ही बढ़ेगा तो जो वेतनभोगी हैं वे सब क्या करेंगे, पुनः वेतन की जो करेंगे, वेतन बढ़ाने की क्या करेंगे, मांग करेंगे, ठीक है। और वेतन जैसे ही बढ़ाने का मांग करेंगे तो पुनः मांग बढ़ेगा और पुनः मूल्य बढ़ेगा। तो इस प्रकार की जो चक्रीय स्थिति है वो क्या रहती है, चलती रहती है। और इस दशा में क्या होता है, सिर्फ मुद्रास्फीति ही बढ़ती चली जाती है। इससे आम लोगों की ज़िंदगी पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग समझ लेंगे।
और साथ ही अब देखते हैं हम अपना पाँचवा जो होता है इन्फ्लेशन टैक्स या मुद्रास्फीति कर। यानी अगर वास्तव में देखा जाए तो इन्फ्लेशन टैक्स कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यह जो लोगों के ऊपर इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इन्फ्लेशन का जो प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है वह एक टैक्स के भांति पड़ता है। कैसे, मतलब मान लीजिए कि किसी वस्तु को पहले मतलब 10 रुपया दाम था, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण वो क्या हो जाता है, उस वस्तु का दाम 15 रुपया हो गया। तो इसका स्थिति में क्या होता है कि जो वह 5 रुपये का जो एक्स्ट्रा भुगतान वे कर रहे हैं वह लोगों के पास, मतलब लोगों के ऊपर एक कर की भांति मतलब बिहेव करता है। तो इस प्रकार क्या होता है, वह टैक्स कहलाता है, लेकिन कोई इन्फ्लेशन टैक्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो वास्तव में कोई इन्फ्लेशन टैक्स नहीं होता है और यह प्रकार की एक क्षतिपूर्ति होती है। इसमें उपभोक्ता की क्रय क्षमता क्या हो जाती है, क्रय क्षमता क्या हो जाती है, गिर जाती है। क्रय क्षमता गिरने से मतलब आशय यह है, या क्रय क्षमता में कमी से आशय यह है कि जो लोगों का क्रय क्षमता थी, यानी किसी भी मतलब मान लीजिए कोई 10 रुपया में मान लीजिए 10 रुपया में वह 1 किलो कोई वस्तु खरीद रहा था, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण अब वही 10 रुपया में वह उसको आधा किलो या आधा केजी खरीद पा रहा है। तो इस कारण क्या होती है, उसकी क्रय क्षमता, जो खरीदने की जो क्षमता होती है किसी भी मूल्य का या किसी भी वस्तु, किसी भी रुपये, मतलब किसी रुपये का, तो वह क्या हो जाता है, गिर जाता है। और यह उसके ऊपर यानी कि उपभोगकर्ता के ऊपर क्या करता है, टैक्स की भांति बिहेव करता है, यानी कि टैक्स की तरह प्रभाव डालता है। और मुद्रास्फीति कर कोई एक मतलब वो जैसे जीएसटी और को, तो इस प्रकार के जो टैक्स होते हैं वो इन सब से नहीं होता है। अब देखा जाए, हम छठवां देखते हैं, ठीक है, छठा देखते हैं जो अवधारणाएं हैं इसमें। समृद्धि रहित मुद्रास्फीति। समृद्धि रहित मुद्रास्फीति यानी कि स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या होता है, स्टैगफ्लेशन को अगर देखा जाए तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो स्टैग और दूसरा इन्फ्लेशन। स्टैग मतलब होता है रुकी हुई और इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मांग जो होता है बिल्कुल क्या हो जाती, थम जाती है, यानी कि रुक जाती है, यानी कि स्टेज होता था, स्टेग हो जाता है, यानी कि रुक जाती है। और साथ ही साथ जो समृद्धि होती है, इसमें देखिए मांग जो होता है कम हो जाती है, साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इकोनॉमी जो होता है वह स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन मतलब क्या हो जाती है, बहुत नीचे आने लगती है इकोनॉमी। और इस कारण क्या हो, और लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ता हो तो यही स्टैगफ्लेशन कहलाती है, यानी कि रुकी हुई अर्थव्यवस्था के कारण, रुकी हुई अर्थव्यवस्था हो और साथ ही साथ मुद्रास्फीति बढ़ती रहे। ठीक है, तो यह जो स्थिति होती है स्टैगफ्लेशन की दशा कहलाती है। ठीक है, और इसके जो कारण हैं, जो स्टैगफ्लेशन के जो कारण, उसमें क्या होता है, एक तो लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित कारक जो होते हैं, लागत जनित किसी भी प्रोडक्ट का जो निर्माण कॉस्ट होता है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। या तो संरचनात्मक कारक जैसे जमाखोरी हो जाए, काला बाजारी हो जाए, व्यावसायिक सामूहिकरण। एक व्यावसायिक सामूहिकरण का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि मार्केट में बहुत सारे दुकान हैं और किसी एक ही चीज़ के जो दुकान है वे आपस में, उनके मालिक लोग आपस में मिल के उस वस्तु का, मतलब कोई वस्तु जो है उसका प्राइस जो है आपस में मिल करके डिसाइड करके उसी प्राइस पे सब लोग बेचें। इस प्रकार क्या होता है, लोगों के ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ता है, और जो ये व्यवसायी लोग होते हैं वो उनके ऊपर क्या होता है, वो फ़ायदे में रहते हैं। तो यह जो होता है व्यवसायिक सामूहिकरण कहलाता है। ठीक है, तो कारण के रूप में हमने देखा लागत जनित कारक और दूसरा संरचनात्मक कारक। और इस कारण क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है लेकिन आर्थिक समृद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज के कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं मुद्रास्फीति से संबंधित। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद,